उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं जीव विज्ञान का दूसरा सेट, जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, पशुओं और पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। जब हम लोग क्या करेंगे, पौधों और पशु जो है उनकी कोशिकाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे, तो उस अध्ययन को क्या कहेंगे? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, या फिर साइटोजेनेटिक्स, या फिर उत्तक विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो कोशिका विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। यानी कि कौन सा प्रकार का जनन है जिसमें क्या होगा, जो जनक भाग लेंगे उसमें प्रमुख रूप से उसके शरीर से क्या निकलेगी? कलिका निकलेगी। मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, या फिर बीजाणु जनन में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, विखंडन विखंडन प्रक्रिया, विखंडन जनन प्रक्रिया में प्रमुख रूप से क्या होती है? जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपके 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रक्त क्या है? बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत कोई इसी में कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो आपको बताना है रक्त किस कैटेगरी में आएगा, उत्तक, कोशिका, पदार्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त है बच्चों, ये आपका उत्तक की कैटेगरी में आएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराग कोश में पाए जाते हैं, यानी कि जो पराग कोश होते हैं उसमें क्या पाया जाएगा? दलपुंज, बाह्य दल, परागकण, या फिर स्त्री केशर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो पराग कोश होते हैं उसमें प्रमुख रूप से क्या होगा? पराग के कण पाए जाएंगे, है ना, जिस प्रक्रिया द्वारा क्या होगा? जनन की प्रक्रिया पूर्ण होगी इसी के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के विरेचक किससे संबंधित है? यानी मनुष्य का जो विरेचक है, विरेचक ये किससे संबंधित है? पोषण से, शोषण से, परिवहन से, या फिर उत्सर्जन से। तो विरेचक बच्चों यहाँ पर प्रमुख रूप से किस में आते हैं? किस? किडनी, किडनी के अंतर्गत आता है ना। तो ये किस प्रकार का कार्य करता है? उत्सर्जन के लिए कार्य करता है। उत्सर्जन यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो 2020 में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्त्री केशर के आधारीय भाग को कहते हैं। यानी स्त्री केशर का जो आधारीय, जो मेन भाग है आधार वाला, उसको क्या कहेंगे? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, या फिर आपका पुष्पासन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, उसका आधारीय भाग क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बच्चों 6 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार दीजिए बच्चों, ये प्रश्न आपका 100% आने का चांस है। इसमें आपको ध्यान रखना कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी कि उसका जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम लोग? विभिन्नता को, डाइवर्सिटी को और अनुवांशिकता को हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो क्या कहेंगे उसको? जीवाश्म विज्ञान, या फिर भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर अनुवांशिकता का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा आपका अनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है। आपको बताना है इनमें, इन चारों में से कौन जो है फूल का नर जो है प्रजनन अंग है? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, या फिर आपका वर्तिका। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 9 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। 2013 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है बच्चों। 100% आने का चांस है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। यानी कि जो पुंकेसर होता है उसका अगला भाग जो होता है, अग्रभाग सबसे आगे वाला भाग, उसको क्या कहते हैं? वर्तिका, या फिर परागकोश, वर्तिकाग्र, या फिर परागनली। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? जो पुंकेसर का जो अग्रभाग होता है उसको हम लोग कहते हैं परागकोश। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जहां पर अभी आपको डाउट लग रहा है वहां पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है। आपको आंसर करनी है, समजात अंगों का इनमें से कौन सा उदाहरण है? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, यानी कि आगे वाले 2 पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत,
आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय। इसमें आपको बताना है कि कौन समजात समजात अंगों के अंतर्गत आते हैं, उसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे बच्चों। हमारा दांत और कुत्ते के अग्रपद, ये भी आपका समजात अंगों के अंतर्गत आते हैं। हमारे दांत और हाथी के दांत, ये भी आपका समजात अंगों के अंतर्गत आते हैं। और सी ऑप्शन ये भी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे राइट ऑप्शन। ठीक है, ये 2019 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? यानी कि जो निषेचन की जो क्रिया होती है कौन से जीव में मुख्य रूप से होती है, स्पेशली रूप से होती है? अमीबा, ईस्ट में, पुष्प पादप एवं जंतुओं में, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तो निषेचन की जो क्रिया होती है जंतु में होती है और पुष्पी यानी कि पुष्पी पादपों में होती है, फूल वाले पौधों में होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये भी प्रश्न पूछने का चांस बनता है। आपको बताना है संवेदी ग्राही नहीं है। आपको यहाँ पर कान, आंख, नाक या फिर दिमाग। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है मस्तिष्क यानी कि दिमाग, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ये संवेदी ग्राही नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि कान, नाक और ये आंख, ये क्या करता है बच्चों? ये संवेदी सूचना भेजती है किसको? मस्तिष्क को, है ना। अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु निकलता है, यानी कि मेरु रज्जु जो है बैकबोन साइड का, वो किससे निकलता है? परम मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या फिर पॉन्स से, या फिर मेडुला से? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? मेडुला से निकलती है। मेरु रज्जु मेडुला, मौ से मेरु रज्जु, मौ से मेडुला, याद रखिएगा। ये 2019 में ये प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आपको बताना है अनैच्छिक क्रिया नहीं होती। दो प्रकार की क्रिया होती है बच्चों, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया मतलब कि अपने इच्छा के अनुसार क्रिया करना, और अनैच्छिक क्रिया मतलब कि वो आप इच्छा होगा आपकी नहीं होगी फिर भी वो क्रिया होगा ही। जैसे वमन, लार आना, हृदय का धड़कना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है बच्चों। ये तीनों क्रिया कैसी है? अनैच्छिक, यानी कि आपके इच्छा अनुसार नहीं होगा। जैसे अगर आप कहो कि मैं अपने दिल को धड़कना मतलब कि बंद कर रहा हूं, तो ये हो पाएगा क्या? संभव है क्या? नहीं ना। लाड़ आना, ये अपने मन से जीभ में लाड़ आ जाएगा, है ना, आते रहता है। तो यहाँ पर ये अनैच्छिक यानी कि ये ऐच्छिक के अंतर्गत नहीं आएगा, अनैच्छिक। लेकिन चबाना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये आपका ऐच्छिक क्रिया है। यानी कि मान लीजिए आपको मन किया तो चबाए, आपको मन किया तो नहीं चबाए, तो ये आपके कंट्रोल में है। तो इसलिए ये आपका अनैच्छिक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें मोटी बनाती है। यानी कि जो निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय की जो दीवारें जो होती है वो मोटी जो बन जाती है, वो मोटी बन करके क्या होगा, किस में बदल जाता है? फूल, फल, बीज, या फिर भ्रूण में? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो अंडाशय की जो दीवार है वही बन जाता है आपका बीज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान, काफी इंपॉर्टेंट है, VVI लगा दीजिए बच्चों, ये प्रश्न आपका 100% आने का संभावना है। दो तंत्रिका जो कोशिका होती है उन दोनों के बीच जो खाली स्थान होता है, मध्य खाली स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रमिका, या फिर सिनेप्स, या फिर आपका एक्सॉन, या फिर आवेश? तो इसको बोलते हैं बच्चों सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तंत्रिका, दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो। अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संयोजन होता है तो संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट, अंडाशय, शुक्राणु, या फिर वीर्य? देखिए बच्चों, अंडाशय ये तो आपका स्त्री केसर का भाग है, शुक्राणु, वीर्य ये तो आपका नर का भाग है ना। तो यहाँ पर बनता है दोनों के निषेचन से जाइगोट। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी कि शरीर को संतुलित रखना, शरीर की स्थिति को संतुलन करना, शरीर का अनुरक्षण करना, मस्तिष्क का कौन सा भाग इसके लिए कार्य करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या फिर आपका इनमें से सभी? तो यहाँ पर जो आपका अनुमस्तिष्क वाला भाग है बच्चों, मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क, ये प्रमुख रूप से क्या करती है? शरीर की स्थिति का संतुलन करेगा और शरीर का अनुरक्षण करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? आपको बताना है यहाँ पर लैंगिक जनन संचारित रोग, यानी कि जनन की क्रिया से आपका ये रोग नहीं फैलता है। एड्स, या फिर गोनोरिया, या फिर सिफिलिस,
या फिर टाइफाइड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये ए बी सी तीनों ऑप्शन में जो है ये आपका लैंग जनन यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग है, किंतु यहाँ पर टाइफाइड जो है ये आपका प्रमुख रूप से लैंगिक जनन के द्वारा संचारित नहीं होती। ये आपका टाइफाइड जो है मच्छर या अन्य अशुद्ध पानी पीने से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आई थिंक ये सारे प्रश्न आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हुआ। कहीं पर भी आप लोग को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लीजिएगा। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।